ऑलराइट, सो आज हमें 5.3 सेशन स्टार्ट करना है। सेशन 5.3 इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स। इसकी कोई थ्योरी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, बट स्टिल दो चार डेफिनेशन हमें समझनी जरूरी है। वो हम डेफिनेशन समझते हैं और हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये पूरा सेशन न्यूमेरिकल बेस्ड सेशन है, इसमें कुछ भी थ्योरी नहीं आती है। फर्स्ट डेफिनेशन सेशन की है कॉनकरेंट फोर्सेस। बड़ी इजी इजी डेफिनेशंस हैं। कॉन्करेंट फोर्सेस बेसिकली उन फोर्सेस को बोला जाता है जो एक ही पार्टिकल पे लग रही हो या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रही है, लेट से F1, एक फोर्स लग रही है F2, यहां से एक और फोर्स लग रही है F3, तो इन तीनों फोर्सेस में कॉमन क्या है? एक पॉइंट। सब एक ही पॉइंट पे लग रही है। ऐसी फोर्सेस जो एक ही पॉइंट पे लगे उन्हें हम कॉनकरेंट फोर्सेस बोलते हैं। वेट, कॉनकरेंट फोर्सेस क्लियर है? इजी सा है। ये सेशन के बाद जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होने वाली है वो होने वाला है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कोई बताना चाहेगा उसके अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम क्या होता है? कहीं पर पढ़ा हो? बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो चौधरी साहब। Sir, I'm not sure, but can I just try? हाँ, राइट हो उसके लिए किसने बोला राइट होना चाहिए? ट्राई कर सकते हो। Equilibrium मेरे हिसाब से एक बैलेंस एनवायरनमेंट, सब कुछ परफेक्ट हो, इक्वल, सब कुछ, एवरीथिंग। एग्जैक्ट आंसर नहीं बोलूंगा, बट हाँ, अगर समझना हो तो जो तू बोल रहा है वो अच्छी बात है। थैंक यू सर। इक्विलिब्रियम को हम धीरे धीरे डिफाइन करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, जिस चैप्टर में जितना रिक्वायरमेंट होगा। और एनीवन एल्स, कोई और ट्राई करना चाहता है? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज इक्विलिब्रियम? बोलिए अनुराग। सर वो बॉडी या कोई भी शायद से यूनिफॉर्म या कि अपना मोशन तो चेंज नहीं करता है। ओके ओके, ठीक है। यस कश्वी। जब फोर्सेस इक्वल हो, सो मतलब कोई ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स इक्वल लग रहा हो। और थोड़ा एलैबोरेट करेगी तो समझ में आएगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उस पर जो अगर फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे बैलेंस्ड हो, एक दूसरे को बैलेंस कर दे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक टर्म आप सब वैसी ही बात कर रहे हैं, बट एक एक ही टर्म में समझाना हो, एक वर्ड में समझाना हो इक्विलिब्रियम को। भव्य। ना सर, मेरा भी वही था, मतलब वही था। हाँ। ठीक है ठीक है, याद रखिएगा। आप सभी ने जो मुझे मैसेज में भी आंसर लिख के दिए, इधर भी यस भीष्म, वो रॉन्ग नहीं बोलूंगा, बट एग्जैक्ट जो मैं चाहता हूँ वो कोई नहीं बोल रहा है। Sir, means the is at rest, the whole. नहीं, इक्विलिब्रियम में होने के लिए बॉडी को रेस्ट पे रहना जरूरी नहीं है। वो मूव भी करे तो भी इक्विलिब्रियम में रह सकती है।
रेस्ट इज वन ऑफ द कंडीशन, वो रह सकती है, बट रेस्ट में ही रहे वो कोई कंपलसरी नहीं है। अरे तनीषा सो मत जाना, वाह, ऑलराइट, चलिए मैं बता देता हूं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सिंपल सा, जब किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो तो हम बोलते हैं वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो किसी ने मुझे बैलेंस लिख के दिया, किसी ने कैंसिल आउट लिख के दिया, बात सही कर रहे हो कहीं ना कहीं, बट एग्जैक्ट नहीं कर रहे हो। आपसे अगर पूछा जाए कि क्या देखकर आपको पता लगेगा कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो आपका आंसर आना चाहिए जब उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो। अब इस चीज को स्टूडेंट गलत इंटरप्रेट करते हैं, वो ये मानते हैं कि बॉडी पे जब फोर्स नहीं लगता होगा उसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ऐसा नहीं है। अगर एक बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस बैलेंस हो, 5 न्यूटन का इधर से 5 न्यूटन का इधर से, तो भी नेट फोर्स जीरो हो रहा है, तो भी मैं बोल सकता हूं ये ऑब्जेक्ट, ये पेन, ये स्केच पेन इक्विलिब्रियम में है। मतलब इक्विलिब्रियम के लिए एक बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। ये पहला डेफिनेशन होता है इक्विलिब्रियम का, जो आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9 सब जगह आने वाला है। और बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं मेरे पास इसे एक्सप्लेन करने के लिए, बट अब यार रिलेवेंट नहीं है। जब वो चैप्टर आएगा तभी मैं वो एग्जांपल्स दूंगा। सो अभी के लिए आपके दिमाग में एक चीज फिट हो जानी चाहिए, इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो। बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो, ये चीज फिक्स कर लो दिमाग में। एफ नेट का वैल्यू जीरो हो जाना चाहिए। अब बात आती है कि अगर किसी ने बोल दिया इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, सेकंड डेफिनेशन आपका यही दिया है, तो कॉन्करेंट फोर्स का मीनिंग क्या था? एक ही पॉइंट पे लगने वाली फोर्सेस, एक ही ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्सेस। अगर सब एक ही पॉइंट, ऑब्जेक्ट नहीं बोलूंगा, ऑब्जेक्ट गलत हो जाएगा, एक ही पॉइंट पे लग रही हो अगर सभी फोर्सेस, तो हम बोलते हैं वो फोर्सेस कॉन्करेंट है। और इन्होंने कॉन्करेंट के साथ इक्विलिब्रियम वर्ड भी जोड़ दिया, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। मतलब जो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है एफ नेट, वो क्या होगी? F1 इस पॉइंट पर, F2 प्लस F3। अगर इन तीनों फोर्सेस का सम जीरो हो जाता है तो हम बोल देंगे ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। इज दैट क्लियर? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे और इस चैप्टर में उसका कोई यूज नहीं। वो चैप्टर 7 का नाम ही रोटेशनल मोशन है, तब आपको इसको पढ़ना ही है। तो आज मैं ये दोनों चीजें डिस्कस करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, बिकॉज फालतू का आप कंफ्यूज हो, जो चीज अभी काम की भी नहीं है, मैं चाहता नहीं। सो आपको अगर समझ में आ जाए वेल एंड गुड, बट अगर ना आए, यस भीष्म, नो प्रॉब्लम। सो चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। बट रीस्टोरिंग फोर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। अनुराग, स्पंज Yes, sir. देखा है क्या? यस सर। किया भी होगा, पर जब नहाने की इच्छा नहीं होती हो तो बचपन में स्पंज कर लेते हैं आज। हाँ, तो स्पंज का बेसिक कंसेप्ट हमारे लिए क्या था? हाथ में आते थे, एक बार दबाते तो थे और वापस ओरिजिनल शेप में आ जाता था जब बिना छोड़ देते दबाए तो थे। रहा ही नहीं जाता है। तो स्पंज जैसी कोई भी चीज आए हम तो कंप्रेस करने लग जाते हैं उसे। जब कंप्रेस कर रहे हैं तो वो जो फोर्स हमने लगाया वो फोर्स होता है अप्लाइड फोर्स, जो मेरी साइड से लग रहा है। पर जैसे ही मैं मेरा अप्लाइड फोर्स हटा देता हूँ, स्पंज अपनी कंप्रेस्ड पोजीशन में ही रहता है, ओरिजिनल शेप में आ जाता है, अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है, रीस्टोर कर लेता है। तो जो फोर्स उसे ये करने में हेल्प करती है, उसी फोर्स को फिजिक्स में क्या बोला जाता है? रीस्टोरिंग फोर्स। ये वो फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट को अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करने में हेल्प करती है। इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी चैप्टर 9 में करेंगे, ऐसा क्यों होता होगा। बट आज के लिए आपसे कोई बोले कि रीस्टोरिंग फोर्स आपने सुना है क्या, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप स्प्रिंग, जैसे अभी हमने स्पंज का केस लिया, यही सेम कंसेप्ट आपने स्प्रिंग में भी देखा होगा। जब आप
स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो वो इजीली कंप्रेस हो जाती है। सब स्प्रिंग की बात नहीं करूंगा, बट मोस्ट ऑफ द स्प्रिंग जो आपने डे टू डे लाइफ में देखी होगी, बट जैसे ही अपना लगाया हुआ फोर्स हटाते हो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेती है। तो उसके अंदर जो फोर्स लगता है उसको अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करने के लिए उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। नाम में ही छुपा हुआ है रीस्टोरिंग, जो ओरिजिनल शेप और साइज को रिस्टोर करने में हेल्प करे। क्या क्लियर है ये? यस हाँ, इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ये तो मैंने आपको दो एग्जांपल और स्प्रिंग के, बाकी यश तू जो बोले वो एग्जांपल ले लेंगे इसमें। किसी में ये दिखता है, जैसे स्पंज की बात करूंगा, स्प्रिंग की बात करूंगा, तो उसमें आपको एक्चुअल में दिखेगा वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर रहे हैं, बट कई कई जगह ये दिखेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल चलो सपोज करो यहां पर ये स्ट्रिंग है, अगर मैं इस स्ट्रिंग से कुछ लटका ही देते हैं, सपोज करो ये स्ट्रिंग से मैंने कुछ कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको लटका दिया। अभी इस केस पे हमारा फोन है, तो डेफिनेटली ये फोन नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा mg। अब जब ये फोर्स लगेगा तो आप सब ये तो एग्री करते हो कि ये स्ट्रिंग जो है वो नीचे की तरफ खिंच रही होगी, स्ट्रेच हो रही होगी। हालांकि वो स्ट्रेच बहुत नहीं होगी क्योंकि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, बट ये तो मानते हो ना कुछ अमाउंट से ये जो फोर्स नीचे लग रहा है उसमें से कुछ अमाउंट इसको नीचे की तरफ स्ट्रेच कर रहा होगा। तो इसके अंदर भी ऊपर की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो इसको अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करने में हेल्प करेगा। अब क्योंकि वो रीस्टोरिंग फोर्स स्ट्रिंग के अंदर लग रहा है, इसलिए उसको हम क्या नाम देते हैं फिजिक्स में? टेंशन। मिलेगा भी बहुत सारा, पढ़ना भी पड़ेगा। डे टू डे लाइफ में बहुत लोग बहुत टेंशन दे रहे होते हैं, बट वो टेंशन और ये टेंशन अलग है। ये टेंशन बेसिकली जब आप एक स्ट्रिंग को खींचते हो, डायग्राम से समझाया जाए तो सपोज करो एक स्ट्रिंग से मैंने एक ब्लॉक को हैंग कर दिया, तो ये बॉक्स नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा होता है mg, दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप सब जानते हो अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ खींच रहा है स्ट्रिंग को, तो इस स्ट्रिंग के अंदर डेवलप हुआ रीस्टोरिंग फोर्स को क्या बोला जाता है? टेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस कंसेप्ट को आपको इस चैप्टर में बहुत यूज करना है इसके आगे अब न्यूमेरिकल्स में। तो टेंशन कुछ और नहीं है, स्ट्रिंग में लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स। अब चलो चेक करते हैं मेरी बात कितनों ने ध्यान से सुनी। वीडियो ऑफ वालों को पकड़ते हैं। मिस्टर ओम कोठारी, और हाँ हर क्लास में बताना भूल जाता हूँ, तो अभी हाल बता देता हूँ वापस से कि वीडियो ऑफ रखना ये आपका चॉइस है, बट मेरे पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर ना देना वो मेरा चॉइस होगा। मैं निकाल दूंगा आपको विद इन 5 सेकेंड में। अगर आपका नाम ले रहा हूँ तो मुझे आपका साइड से आंसर मिलना चाहिए। गोयल क्या, सॉरी विश्वा, वेट वेट वेट। सो मुझे फर्क नहीं पड़ता आपने ऑन रखा है ऑफ रखा, ऑन रखा है बहुत अच्छी बात है, ऑफ रखा है इट्स योर ड्यूटी। मुझे 5 सेकंड के अंदर आंसर चाहिए, अदरवाइज मैं मान लूंगा आप वहां पे प्रेजेंट नहीं हो और मैं आपको रिमूव कर दूंगा। एक बार मैंने रिमूव कर दिया उसके बाद आप एंट्री नहीं ले पाओगे। होस्ट के रिमूव करने के बाद फिर पेरेंट्स से बात की जाएगी। तो प्लीज क्लास में आए हो तो एक्टिव रहना है, यहाँ पे प्रेजेंट रहना है। सो मिस्टर ओम, ओम से मेरा क्वेश्चन था। हेलो सर। यस ओम, कैसे हो आप? बढ़िया सर। बढ़िया है, अपना फिक्स है आंसर, ये तो बढ़िया है सर, मस्त। ऑलराइट ओम, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेंशन? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेंशन? अब मेरे वर्ड्स ध्यान से सुने होंगे तो आंसर कर पाओगे। बहुत सारों के फेस पे स्माइल आ गई, सर क्या पूछ लिया ये?
वेरी गुड हेतवी यश। ओम ध्यान नहीं दे रहा है तू। अच्छा टेंशन क्या होता है ओम, ये बता दे तू, ये बता मुझे बस, टेंशन मैंने क्या बताया अभी? सर ओम, हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय टेंशन? नो आइडिया सर। नो आइडिया। हो अरे ये मेरे पिछली क्लास में नहीं अभी पढ़ा है ओम, क्लास में हाँ आ सर रहे बट हो। अभी सर बीच बीच में नेट जा रहा है एक्चुअली में, वाईफाई बंद हो रहा है, ऐसा हो रहा है। चलो ओम क्या करें, मान लेते हैं, नो अदर नहीं सर ऑप्शन। रियली मैं, आप पता माइक अनम्यूट करने का था तो वो भी जा रहा था बीच बीच में। चलो कोई बात नहीं, बट फिर ऐसी क्लास अटेंड, तुमको वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ेगी। अदरवाइज मैं चाहता हूँ अगर क्लास में आ रहे हो तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाओ, अपने नेट को थोड़ा संभाल के रखो। कभी कभी हो सकता है, पर हर बार नेट का प्रॉब्लम हो वो सही बात नहीं नहीं है। कभी आज आज ही हुआ सर। अभी मैं अगर मैक्स का लेके आया, वो तो अच्छे से हो गया था। फिजिक्स से दुश्मनी है। ना ठीक ऐसा है, नहीं है। ऑलराइट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दिया, यस सर। हाय दिया, हाय हम सर। पहली बार बात कर रहे हैं। हाय सर। तूने वीडियो ऑन किया तो मैंने बात कर ली, वीडियो ऑन नहीं करते तो बात नहीं कर पाते। गुड। सो दिया, टेंशन क्या है? Sir, it is the force applied on a spring. In स्प्रिंग नहीं, पहली चीज तो स्प्रिंग वर्ड गलत यूज है। स्प्रिंग, okay, स्प्रिंग string. स्प्रिंग में Okay, डिफरेंस on a तो, string, yeah. और कौन सा फोर्स? देखिए For मैंने ये स्ट्रिंग पे मैं राइट डायरेक्शन में इसको खींच रहा हूँ, क्या ये वाला फोर्स टेंशन है? no, from upwards. रीस्टोरिंग फोर्स। तो Restoring जब force, मैं yeah. स्प्रिंग को राइट डायरेक्शन में खींचता हूं तो अपोजिट डायरेक्शन में इसमें भी अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता होगा, उस फोर्स को मैंने टेंशन बोला है। और जितने भी महान इंसान बैठे हैं जिनको आंसर नहीं पता है, अगर टेंशन फोर्स है तो उसका ऐसा यूनिट न्यूटन ही होगा और कुछ नहीं होने वाला है। सो प्लीज याद रखिएगा, जो चीज आपने फोर्स, जैसी आपकी फीलिंग फोर्स के लिए निकलती है, एग्जैक्ट सेम फीलिंग टेंशन के लिए भी निकलनी चाहिए। टेंशन इज नथिंग बट एक टाइप का फोर्स और कुछ नहीं है। ऑलराइट, धनुष्का, आपका बैच मॉर्निंग रखते हो या इवनिंग, रेगुलर वाला? इवनिंग, ऑलराइट। सो क्योंकि उसके तो आपको आज एक फॉर्म दिया गया है सबको, जो मिल गया होगा और मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट ने फिल भी कर दिया होगा गूगल फॉर्म। उसमें इंफॉर्मेशन वही फिल करना जिसमें आप हर बार आने वाले हो। आप अपनी बैच को जगल नहीं कर सकते। आप आ रहे हो एक्स्ट्रा धनुष का, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपने फिल किया कि ये आपकी रेगुलर बैच है आज की और आप इसमें नहीं आए तो आपके घर पे मैसेज आएगा एंड 2 बार के बाद कॉल भी आ जाएगा। सो उसमें वही बैचेस और चेंज नहीं करना, ना टेस्ट के टाइमिंग चेंज करने, ना रेगुलर बैच के टाइमिंग। एक बार फिल कर दो, उसमें ही आना है, ठीक है? ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। सो टेंशन अब धीरे धीरे और दूंगा जैसे जैसे आगे मिलता जाएगा हमें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पे समझने जैसा है, फ्री बॉडी डायग्राम। अगर किसी आपके फ्रेंड का ये चैप्टर हो चुका होगा, जनरली ऐसा जब ये वाला चैप्टर में ये टॉपिक आता है फ्री बॉडी डायग्राम, इसके ऊपर न्यूमेरिकल होते हैं, तो स्टूडेंट स्टाइल मारने के लिए यही बोलते, सर आज, मतलब फ्रेंड को, आज तो मैंने एफबीडी के क्वेश्चन सॉल्व किए। फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बोला जाता है, ऐसे स्टाइल में बस एफबीडी, आज तो मैं एफबीडी सॉल्व कर गया है। तो पावर रेंजर्स जैसा कुछ भी नहीं इसका। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। अभी क्या है वो समझते हैं, बट अगर कोई एफबीडी आपको वर्ड बोलता है तो याद रखिएगा, एफबीडी इज नथिंग बट फ्री बॉडी डायग्राम। और जिसके हैंड रेज आ रहे हैं वो लोअर कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो। दर्श सोना नहीं है, ठीक है? ऑलराइट, फ्री बॉडी डायग्राम इज नथिंग बट एक ऐसा डायग्राम
जिस पर लगने वाली जितनी भी फोर्सेस है अगर आप डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दो तो उस डायग्राम का आज से नया नाम क्या हो जाएगा? फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे यहां पर एक फोर्स लग रही होगी mg, बट एट द सेम टाइम ऊपर की तरफ क्या लगता है? नॉर्मल रिएक्शन। द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सबको क्लियर है ना? तो इस डायग्राम को मैं क्या बोल दूंगा? फ्री बॉडी डायग्राम। क्यों? क्योंकि इस पे दो फोर्सेस लग रही थी, मैंने दोनों डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दी। सपोज करो इसमें आगे की तरफ एक और फोर्स लग रहा होता F, तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगता। फ्रिक्शन वैसे अगला टॉपिक है, पर अब थोड़ा बहुत आइडिया मैं इसमें दे रहा हूं आपको। आगे की तरफ अगर फोर्स लगे और ये ब्लॉक आगे जाने लग जाए तो पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। तो ये भी क्या बन गया? एक फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाली जितनी फोर्सेस है अगर आप डायग्राम में दिखा पाओ तो वो डायग्राम को आज से क्या बोल दोगे आप? फ्री बॉडी डायग्राम। तो चीज वही है, नाम नया है। ठीक है, वो रेस्टोरेंट जैसा होता है ना, देनी उन्हें दाल राइस ही है, नींबू पानी ही है, पर नाम अच्छे रखेंगे कि आप ले लो लेमनेड। ठीक है, सो ऑलराइट। अब क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 8 जो है वो डेरिवेशन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको डेरिवेशन की तरह ट्रीट मत करना। वो एक न्यूमेरिकल है जिसको हम न्यूमेरिकल के थ्रू ही समझेंगे। तो मैं उसको यहां नहीं पढ़ाऊंगा, वो हम जब इस सेशन के न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो साथ में हो जाएगा। तो मैं अब डायरेक्टली मेन पॉइंट पर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 5.3 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर सा डायग्राम है, समझ बिल्कुल नहीं आएगा फिर भी अच्छा है। देख कर एक बार तो डर लगेगा अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं किए तो, कि ये क्या है सर। एक तो प्रिंट भी ऐसा हुआ है कि आधा तो वैसे ही डरावना लग रहा है, आधी चीजें देख नहीं रही है। कोई बात नहीं, कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को डायग्राम जोरदार बनाना पड़ेगा। जोरदार से मतलब है बड़ा होना चाहिए। छोटा बनाओगे तो एक प्रॉब्लम आएगी जो बनाने वाले को ही पता लगेगी। जानना चाहते हो तो छोटा बना के देख लो, और दूसरों की गलतियों से सीखना चाहते हो, खुद नहीं करना है तो बड़ा बना लो, एडवाइस है। मैं इधर बना रहा हूं, आप उधर बनाओ। फिर मैं समझाता हूं डायग्राम क्या है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 पर हूं मैं, जो लोग सो रहे हो, एंड सेशन है 5.3, पेज नंबर 145। भले ही अपनी ड्राइंग खराब मानते हो बट स्केल यूज कर लेना, या अच्छी मानते हो तो भी स्केल यूज कर लेना। ठीक है, इसमें ड्राइंग जैसा कुछ नहीं है, 2-4 लाइनें खींचनी है बस। थोड़ा जब मैं फोर्सेस और ये बताऊं तब ध्यान से सुनना, बिकॉज थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मैं जितना इजी करके बता सकता हूं मैं बता दूंगा, बट आपकी भी ड्यूटी है जागते रहना। दर्श एक्स्ट्रा काम क्यों करता है? क्लास की क्लास में खत्म कर देगा तो तेरा वो टाइम बच जाएगा। ऐसा एक इंक्लाइंड प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर एक ही स्ट्रिंग से विद द हेल्प ऑफ पुली 2 ब्लॉक को बांध दिया है। यहां का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ 30 डिग्री, और यहां का दिया हुआ है 60 डिग्री।
अब ये तो था डायग्राम, अब मुझे इस डायग्राम को बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम, समझ गए ना, थोड़ा मेकअप वेकअप फैंसी बनाना है, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से दिख रहा है डायग्राम। अब नोट्स का डायग्राम एक बार भूल जाओ, बट चलो चलो किसी को ट्राई करते हैं, एक नोट्स के डायग्राम से एक गलती करवाता हूँ, देखते हैं। मिस्टर रोहित पानी, रोहित आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, मैंने ऑप्शन दिया है आपको। चलिए फर्स्ट मिस्टर रोहित, आप जवाब नहीं दे रहे हो। प्रणाली, यस सर। प्रणाली आज तो इधर ही है। प्रणाली, नोट्स का फिगर 20 दिख रहा है आपको? वन मिनट। यस सर। प्रणाली ये 2-3 बार हो चुका है, शायद सेकंड टाइम है। लास्ट टाइम भी जब मैंने तुझसे कोई क्वेश्चन पूछा था तब तेरा नोट्स नहीं खुले हुए थे। क्या कर रही है प्रणाली? पक्का क्लास में ध्यान दे रही है तू? क्या वो स्कूल की तरह है कि ऑन करके बैठ छोड़ दो? नहीं सर, नोट्स नहीं खुले थे। बट एग्जैक्टली मैं वही जानना चाहता हूँ, जब मैं इतना चिल्ला चिल्ला के पेज नंबर लिख रहा हूँ, क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और क्वेश्चन करने के लिए नोट्स ही नहीं खुले, कैसे समझ आता है? कोई नई ट्रिक है? ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग, मतलब मुझे सोचना आता है, क्योंकि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो क्वेश्चन तो मेरे सामने होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। प्रणाली फिगर 20 मिल गया 145 पर? यस सर। वहां पर ये एरो में कुछ लिखा हुआ है, इस एरो के साथ। वो क्या यस। है? फोर्सेस शो करते हैं ना हम, तो एक फोर्स उन्होंने ऐसे शो कर रखी है। मृणाल कुछ नहीं करवाया अभी तक। तो वो क्या लिखा हुआ है? भव्य, सर उसमें वहां पे 50G लिखा है, 50G। जी क्या है वहां पे? ग्राम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? पता नहीं। वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, वो जी क्या है? 50 ग्राम से 50 किलोग्राम से? माहिर, यस सर। ये क्वेश्चन तो तुमको फिगर में दिया, मतलब ये फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये एग्जाम में आता, तो क्या जज करते हैं इसको? क्या देख के आपको लगता है क्या है? माहिर, आपने सॉरी मिहिर, आपके गिटार बज रहे थोड़े थोड़े। वेरी गुड दीप। इति, क्या है वो जी? 50G सर किलोग्राम। किलोग्राम कहाँ दिया है? मतलब ऐसा K for 50, K is equals to 50 and G। मैं बेसिक चीज पूछ रहा हूँ बहुत। अगर आपके सामने ये फिगर आ जाता और सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे 50G लिख के दे दिया, तो वो 50G को आप अपनी साइड से क्या इंटरप्रेट करते? बहुत सारे स्टूडेंट के आंसर जो मुझे मिले वो सही है, वेरी गुड, और किसी बहुत सारों के गलत भी है। चलो मैं बता देता हूँ। जनरली 50G देख के सर ये 50
अरे वो 50 ग्राम नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर एक कॉमन फोर्स तो हर बार लग रहा होगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mg। अब क्योंकि क्वेश्चन में मास 50 किलोग्राम दिया है तो 50 इंटू जी है, तो स्टूडेंट रीड करते 50 ग्राम्स। अरे 50 ग्राम नहीं है, दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mg, इसलिए मैं 50g नहीं लिख रहा हूं, मैं mg लिख रहा हूं, आपको ये क्लियर हो। और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ऑब्जेक्ट कैसा भी हो ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही इसका एरो बनाना है। आप क्लियर है? अब देखिए, क्या इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं इस फोर्स के? एक कंपोनेंट ऐसा हो जाएगा और एक कंपोनेंट ऐसा हो जाएगा। अब अभी के लिए मैं आपको बोल रहा हूं ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 रहेगा। कैसे? ज्योमेट्री से मैं बताता हूं उसकी ज्योमेट्री। बट अगर ये एंगल 30 है तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? mg cos 30, और ये वाला mg sin 30। कंपोनेंट्स पता लगे? मैंने फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के दो कंपोनेंट्स कर दिए हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक हो गया कॉस कंपोनेंट, एक हो गया साइन कंपोनेंट। सेम चीज अपने फिगर में इसके लिए बनाओ, सेकंड ब्लॉक के लिए। दोनों ब्लॉक के मासेस अलग अलग है, तो आपको इसको m1 देना है तो इसको m1g बोल सकते हो, तो दूसरा वाला इजी हो जाएगा बोलना, वो हो जाएगा m2g। और m2g के भी कितने कंपोनेंट हो जाएंगे? दो। ये वाला एंगल ये 60 तो ये भी 60 होगा। कैसे वो बताते हैं अभी। तो ये हो जाएगा m2g cos 60 और ये हो जाएगा m2g sin 60। अब मैंने इतना बड़ा डायग्राम बताया उसके बाद भी हौच पौच हो रहा है अंदर, थोड़ा सा छोटा बनाते तो समझ में भी नहीं आता कंपोनेंट्स, इसलिए मैंने बोला था इसको बड़ा बनाना। कंपोनेंट्स क्लियर है अभी सबको? अब यहां पे मैं मार रहा हूं ब्रेक। अब आपको किसी को किसी में डाउट है तो सबसे पहले पूछो वो डाउट। अनुराग को कोई डाउट है? सर 2-3 डाउट है सर। पहले आपने वो जो गूगल फॉर्म्स का बोला था। नहीं नहीं सर, नहीं, वो डाउट मैं अभी नहीं लूंगा, वो क्लास के बाद, क्लास का सर टाइम इसका भी एक डाउट है। इसका बोल। सर यहाँ पर साइन और कॉस वाला सर समझ में नहीं आया कंपोनेंट। याद है अगर वेक्टर एक ए ऐसा होता था तो उसके दो कंपोनेंट्स होते थे। हाँ, और अगर एक थीटा हो तो ये होता है ए कॉस थीटा और ये होता है ए साइन थीटा। ओके। चैप्टर हाँ 4 सेशन 4.2। यस। तो मैंने mg के दो 90 डिग्री जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। अच्छा, तो देख ले, ये फोर्स था, इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स बना दिए। यस सर। ओके डन। ऑलराइट मिस्टर दर्श। यस सर। दर्श को कुछ डाउट है? नहीं वो शायद हो दर्श गया। आपका फिर हैंड रेज हाँ। तभी रखना जब डाउट हो आपको। मीर तू ओके। गिटार ना बजाए तो अनम्यूट करूँ तुझे मैं। सर आप कुछ पूछ रहे थे उस मीर वो वाला पार्ट हो गया, कोई बात नहीं, आज तेरा नेट सही नहीं चल रहा है, वो हो गया मैंने जो पूछा था। ऑलराइट तान्या का डाउट है और पहले का एंट्रेस है। यस सर, इस क्वेश्चन में नहीं है, वो पहले जो डेफिनेशन समझाई ना उसमें एक में है। बताइए कौन सा डेफिनेशन तान्या? सर रिस्टोरिंग फोर्स, तब मैंने थोड़ा कनेक्शन लूज कर दिया था तो आपका वॉइस कट रहा था। कोई बात नहीं, मैं रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब इतना ही होता है कि अगर मैं आपको बोलूं एक स्प्रिंग को कंसीडर करो, इमेजिन, और उसको कंप्रेस करो, तो जैसे ही आप अपना लगाया हुआ फोर्स हटा देते हो
तो स्प्रिंग अपने ओरिजिनल शेप और साइज को वापस से रीगेन करती है। यस सर। बस, तो जो फोर्स उसे ओरिजिनल शेप और साइज में लेकर आता है उसी को हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ओके सर। ठीक है। यस सर। ऑलराइट, विश्वा को डाउट है? हेलो सर। यस विश्वा, डू यू हैव आपने एनी डाउट? नो सर, मुझे ये पूछना था कि आपने मुझे कुछ पूछा था। नहीं विश्वा, उस वक्त तो नहीं पूछा था। अच्छा, बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू आई वाज अनेबल टू गिव नो आंसर। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके सर। चलिए अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स को जनरली रहता है, जिसके भी नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं, प्लीज जहां से आपका रहता है एक बार आप वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो देखा करो, पॉइंट मिनट्स को नोट कर लिया करो, किस मिनट पर आपका नेटवर्क इश्यू आया था, और उस मिनट से जाके वो पर्टिकुलर नेटवर्क रिकॉर्डिंग देख लिया करो। बिकॉज मैं सबको अगर समझाने जाऊंगा तो हम एक क्वेश्चन भी 1.5 आवर में नहीं कर पाएंगे। तो जितना होगा डेफिनेटली मैं हेल्प कर दूंगा, बट आपका कुछ पार्ट ज्यादा रह जाता है तो मेरा नेट जब तक खराब नहीं चलेगा तब तक वीडियो रिकॉर्डेड सही आएगा। तो अगर मेरा सही चल रहा है तो रिकॉर्डिंग वीडियो में सही आने वाला है, रिकॉर्डेड वीडियो में। अब देखिए, अगर ये 30 है एंगल, तो यहां पे ये Z बन रहा होता है, तो ये वाला एंगल भी 30 होगा। अब ये अगर 30 है, ध्यान से देखना, ये वाली पेंसिल वाली लाइन और ये MG 90 डिग्री पर दिख रही है। तो अगर इतना पार्ट 30 डिग्री है, या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मैंने बनाया है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा? 60, बिकॉज 60 प्लस 30 90 डिग्री हो जाता है। आई अगेन रिपीट, मैं वापस से बना रहा हूं, यहां पर ये पॉइंट ऐसे, इसको पूरा Z कंसीडर कर सकते हो। तो अगर यहां पे ये एंगल 30 डिग्री है, तो आपको बताया गया है कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये भी 30 डिग्री होगा। ये वाला इस तरीके से, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर इस पेंसिल ने MG के साथ 90 डिग्री बनाया है और इतना एंगल 30 है, तो बचा हुआ 60 हो जाएगा। यस। अब देखिए, M1G sin 30 और M1G cos 30, ये तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है। तो अगर इतना एंगल 60 मिला तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा? 30। तो समझ में आया क्यों मैंने इसी को 30 लिखा, इसको नहीं लिखा? अब आपको हर बार ये लॉजिक याद नहीं रखना है। लॉजिक मैंने इसलिए दिया कि आपके मन में आ रहा हो कि सर दूसरे वाले को 30 क्यों नहीं लिखा, इसको क्यों लिखा। बट हर बार अब आप जब ये इंक्लाइंड सरफेस वाला डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये याद रखना है कि जो एंगल यहां पर होता है वही एंगल यहां पर होगा। क्लियर है? ऑलराइट, हाँ बोलिए मिस्टर उदय। सर ये पार्ट मुझे समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आएगी? ये एंगल 30 है। हाँ। ये पेंसिल वाली लाइन, ये मान ले पिंक वाली लाइन, और ये दूसरी पिंक वाली लाइन, यहाँ पे 30 बन रहा है तो ये 30 बन सकता है। हाँ। हाँ, अगर ये 30 हुआ तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये MG और ये 90 डिग्री पर थे, तो अगर इतना एंगल 30 तो बचा हुआ 60 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, समझ गया ना? गुड, वेरी गुड। बोलिए शनोफी। सर ये जो उसके बाजू वाला 30 वो नहीं पता चला। वापस सेम कंसेप्ट। अब M1G sin 30 और M1G cos 30 90 पर है, तो अगर इतना पार्ट 60 हुआ तो ये बचा हुआ कितना होगा? 30, तो ही 90 डिग्री हो सकता है। पहले मैंने आपको ये विजुअलाइज करवाया कि इसमें से ये वाला एंगल 30 है, ये वाला, तो ये वाला ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं कि इस वाले राइट दो लाइन के बीच में अगर ये वाला एंगल 60 मिल गया तो ये बचा हुआ एंगल क्या 30 होगा? हाँ सर। यस, बस इतना ही है। और किसी को डाउट है तो मान लेना है 30, झूठ नहीं बोल रहा, ये 30 है। जिसको समझ में आ गया वेरी गुड,
जिसको अभी ऐसा डाउट है तो एक बार के लिए दिमाग में उसको हटा दो, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ पाओगे। अभी सिर्फ मान लो ये 30 है, मैं आपको अलग से, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना, मैं अलग से भी बता दूंगा क्या हुआ। और इसका एक और तरीका होता है समझाने का, वो भी समझा दूंगा, पर अभी नहीं। अभी यार मान लो 30 मैंने जितना बता सकता था बता दिया है, ठीक है। ये ज्योमेट्री। अब सबसे पहले तो इरेजर ढूंढा जाए, डायग्राम बिगाड़ दिया हमने, जो कि क्या मैंने सभी फोर्सेस दिखा दिए कि कुछ फोर्सेस दिखाना बाकी है अभी भी? नमन, सब हो गए फोर्सेस की, बाकी है फोर्सेस अभी दिखाना? सर सारे हो गए। नहीं, सरफेस से परपेंडिकुलर एक और फोर्स लगता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो वो इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा, और एक और फोर्स बाकी है। अभी मैंने आपको समझाया कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक ग्रेविटी की वजह से ये स्ट्रिंग को खींचना तो नीचे की तरफ चाहते हैं ना। मोशन मत देखिएगा कौन सा ब्लॉक कहा जा रहा है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि ये ब्लॉक ग्रेविटी की वजह से इस ऊपर की लगी हुई स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींच रहे होंगे। अगर वो नीचे की तरफ खींच रहे होंगे तो ऊपर की तरफ क्या टेंशन का फोर्स लग रहा होगा, रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये लास्ट फोर्स था जो मुझे दिखाना था। तो ये टेंशन, ये नॉर्मल रिएक्शन, बाकी mg के कंपोनेंट्स। मैंने इस वाले क्वेश्चन पे इसलिए इतना टाइम लिया बिकॉज इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको फ्यूचर में मिलेंगे, तो हर वक्त आपको ये प्रॉब्लम ना हो। जैसे जैसे आप करोगे आगे वैसे वैसे आपको चीजें समझ में आती जाएगी। अभी क्लियर है इतना? अब क्वेश्चन समझते क्या है। सो प्रांजलि, रीड क्वेश्चन 15। Two blocks of masses 50 kg and 30 kg are connected by a massless string over a light frictionless pulley and rest on two smooth planes inclined at angles of 30 degree and 60 degree respectively, with the horizontal as shown. Determine the acceleration of two blocks and the tension in the string. क्वेश्चन में आपको बोला गया है, ये मैं खुद नहीं बोलने वाला हूं, क्वेश्चन में बोला है कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होके जा रहा है। अब क्योंकि सेम ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो अगर ये नीचे जाएगा तो इसको ऊपर आना पड़ेगा। तो ये दोनों उन्होंने एक्सेलरेशन के डायरेक्शन दे दी है, एक्सेलरेशन सेम ही होगा। जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा है उसी एक्सेलरेशन से ये ऊपर आ रहा होगा। तो बोला है इस एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालो और स्ट्रिंग में लगने वाले टेंशन का वैल्यू निकालो, ए और टी। क्वेश्चन क्लियर है? क्या क्या निकालना है? अब इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? इक्वेशंस को फॉर्म करना। कितने वेरिएबल्स हैं? 2, टेंशन एंड एक्सेलरेशन। जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स। तो अब 2 इक्वेशन मुझे बनानी रहेगी। अब एक बेसिक चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए, क्या ये ब्लॉक जमीन में जा रहा है, मतलब जिस स्लाइड पर ये स्लाइड, मतलब जिस सरफेस पे ये स्लाइड हो रहा है पर अंदर तो नहीं जा रहा है। पर ये वाली फोर्स तो उसको अंदर लेके जाना चाहती है, m1g cos 30। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इस सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन ने उसको बैलेंस आउट कर दिया है। इस वजह से ना तो ऊपर उड़ के कहीं जा रहा है ना जमीन में जा रहा है, कैंसिल आउट हो चुका है फोर्स। तो एक चीज समझ में आती है, नॉर्मल रिएक्शन ने mg के इस कंपोनेंट को उड़ा दिया है, ठीक है। अब एक फोर्स ये बच गई, एक टेंशन बच गया। टग ऑफ वॉर तो सबने देखा होगा, सब जानते होंगे। अब एक टीम इस तरफ, एक टीम इस तरफ, बीच में है स्ट्रिंग, दोनों अपनी तरफ खींच रहे होते। ये पूरा जोर लगा के इधर खींच रहे, ये पूरा जोर लगा के इधर खींच रहे। कहां पर ये जाएंगे?
क्वेश्चन है किस तरफ ये जाना चाहिए? कुशल, सर जिस तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा हो। ये तो बेसिक कॉमन सेंस है, नो फिजिक्स। जहां पर फोर्स ज्यादा होगा वहीं पे चले जाएंगे। अब बताओ, एक फोर्स इस पे टेंशन का ऊपर लग रहा है और एक फोर्स mg का नीचे लग रहा है, बट ये जा नीचे रहा है, तो कौन सा फोर्स बड़ा हुआ? m1g cos 30 और टेंशन? धनुष्का, M1G cos 30। वेरी गुड क्वेश्चन। धनुष्का वही बोलना चाहती थी। ये तो चीज क्लियर है ना कि जो फोर्स बड़ा हुआ उधर जाएगा। तो अब सीखो इक्वेशन कैसे लिखनी है। बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। बड़ा फोर्स क्या है? m1g sin 30 माइनस छोटा फोर्स। बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। अगर नीचे की तरफ 10 न्यूटन लगता, ऊपर की तरफ 5 लगता, तो 10 माइनस 5, पर 5 तो आता ना फाइनल आंसर। तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। ये फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है। याद करो, लिफ्ट वाले केस में भी यूज किया था ये फंडा हमने। अब m1g sin 30 डिग्री माइनस t इज इक्वल टू, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, f को क्या लिख सकता हूं? मास इनटू एक्सेलरेशन। बट ये मास कौन सा होगा? ब्लॉक 1 का, तो मैंने लिख दिया m1a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। m1 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया? 50। g को मैं 10 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो 5 इंटू 10, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 माइनस t इज इक्वल टू 50a। 500/2, 250 माइनस t। मेरे से कुछ गलती हो जाए तो प्लीज करेक्ट कर लेना। 50 माइनस टी इज 250 माइनस टी इज इक्वल टू 50। इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट इक्वेशन नंबर 1 में? तो फिर खुद को बनानी इक्वेशन नंबर 2। मेरा काम हो गया है। बनाओ इक्वेशन नंबर 2। बोलिए मिस्टर मीर। यस सर। सर m1 ए कैसे आया पता नहीं सर। मिस्टर, तू पहले म्यूट हो जा। न्यूटन ने कहा था कि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो नेट फोर्स मास कौन सा था? m1, और जिस एक्सेलरेशन से ही नीचे जा रहा है वो लिख दिया a। डन। हाँ, तो थम्स अप दे रहे मुझे, मैं समझ जाऊंगा। गुड। चलिए फटाफट इसके लिए भी बनाइए इक्वेशन। बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स देखने के लिए आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट के मोशन को देखना है, कहां पे वो जा रहा है। जहां जा रहा है वहां का फोर्स बड़ा होगा। फिर मैं किसी एक को अनम्यूट करूंगा, वो मुझे सब बताएगा, चारों इक्वेशंस। हर क्वेश्चन को अच्छे से समझते जाना, क्योंकि चांसेस है कोई कोई क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होने वाले हो। बट एक एक क्वेश्चन की क्लैरिटी करते जाओ, हो जाएगा। यस मोक्ष, क्या करे, करना पड़ेगा। √3 का वैल्यू। चलिए हो गया। ट्राई करते हैं। तो आर्ची। यस सर। आर्ची मुझे इक्वेशन बता के हेल्प करना। पहले तो सर m2g sin 60 डिग्री इज इक्वल टू f। यस, नॉर्मल रिएक्शन ने इसको बैलेंस आउट कर दिया। वेरी गुड। ओके, देन बोलो सर। यस यस यस, कंटिन्यू। देन जो f है उसको m2a ले लेंगे। हाँ, मुझे ऐसे बता, यहाँ पर अब दो फोर्सेस लग रहे हैं, ये दोनों ने तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो अब बच गए टेंशन और m2g sin 60। कौन सा फोर्स बड़ा हुआ? m2g sin 60। कैसे पता लगा यही बड़ा हुआ? वो नीचे जा रहा है इसलिए।
कहाँ जा रहा है नीचे? ये तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन दिखा है। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर की तरफ। तो फिर कौन सा बड़ा हुआ? टेंशन। तो इक्वेशन क्या बनेगी? T minus m2g sin 60 इज इक्वल टू F. देन Then tension m2g sin 60 is equal to m2a. वेरी गुड। अब तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। T m2 minus का वैल्यू 30 into 10 and root 3 by 2 is equal to 30a. और cancel out. वेरी गुड आर्ची, थैंक यू सो मच। 150 इंटू रूट 3 अप्रोक्सीमेटली 260 होता है। मुझे अबेकस आता है। ऐसा कुछ नहीं है, हर साल करवाया हुआ तो याद है मुझे। सो आपको भी हो जाएगा। सो करके देखेंगे तो वही मिलने वाला है। वेरी गुड हेतवी, प्रांजलि, गुड। सो देख लेना, चेक कर लेना यहाँ से। तो t माइनस 260। अब हमको 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, अब फिजिक्स हो चुका है खत्म। हाँ, अब बचा है सिर्फ मैथ्स। तो सबसे पहले आपको अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू लेके आना है, एड इक्वेशन 1 and 2। 1 + 2 कर दो, 3 आ जाएगा। तो टेंशन गॉट कैंसिल आउट। यहां पर हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 80a। तो a इज इक्वल टू -10/80 विच इज -0.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह एक्सेलरेशन आया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, सर हमारे नोट्स के दिए हुए आंसर में तो नेगेटिव है ही नहीं, तो हम क्या नेगेटिव ऐसे उड़ा दे? तो आंसर है नो। अब मैं यहाँ का ट्विस्ट समझाता हूं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था। क्वेश्चन में एक चीज गलत दी गई थी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये एक्सेलरेशन के जो एरोज है वो ऐसे नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ऐसे है, इन रियल ऐसे नहीं होंगे। एक्चुअल में ये ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा, ये ब्लॉक नीचे आ रहा होगा। अब आपको लगेगा सर आपको कैसे पता लगा? आंसर को नेगेटिव आने से। कभी कभी ध्यान से सुनना, कभी कभी आपको ये नहीं दिया गया होगा क्वेश्चन में कि कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा, कौन सा ब्लॉक ऊपर आएगा, उन्होंने दिया नहीं है। आपने सिर्फ अपनी गट फीलिंग का यूज करके अपने हिसाब से बना दिया कि चलो मान लेते ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, मान लिया। अब आपने सब कुछ जब सॉल्व किया और फाइनल आंसर आपका अगर नेगेटिव आ जाए तो आपका जो इनिशियल अजम्पशन था वो उल्टा था। रॉन्ग नहीं बोलूंगा, उल्टा था। एक्चुअल में ये नीचे नहीं, ये जा रहा था ऊपर और ये जा रहा था नीचे। तो अगला क्वेश्चन दिमाग में आएगा, सर नंबर मिलेगा? यस मिलेगा। अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया है कौन सा ब्लॉक ऊपर जा रहा है कौन सा नीचे, तो अगर आपका आंसर नेगेटिव भी आया है तो वो समझ जाएंगे कि आपका अजम्पशन एक्चुअल से अपोजिट था, तो नंबर मिलेगा। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में तो गिवन था कि सर एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है, मतलब ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, ये वाला ऊपर, तो इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन रॉन्ग था। अगर वो एक्चुअली आपको दे रहे हैं कौन सा ब्लॉक नीचे जा रहा है कौन सा ब्लॉक ऊपर, तो वो हमेशा सही ही होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। पर मैंने स्टार्टिंग में आपको इसलिए सही नहीं करवाया, अदरवाइज आपको ये नेगेटिव का कंसेप्ट पता नहीं लगता कि अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा। डरना नहीं है, नंबर मिलेगा। सिर्फ अजम्पशन से आपका पार्ट उल्टा था एक्चुअल से। बोलिए मृणाल। सर हमने उसमें दिया भी है कि सर 50 मतलब उसका वेट मास भी ज्यादा है, तो सर वो ही नीचे नहीं जाएगा। मृणाल इस चीज में हमको नहीं फंसना है कौन सा नीचे जाएगा कौन सा ऊपर, बिकॉज इधर का एंगल भी ज्यादा है, इंक्लिनेशन भी देखा जाता है, इसलिए इस चीज में हम नहीं फंसेंगे। क्वेश्चन में दिया है तो यूज कर लेंगे, अदरवाइज देखो जिसको नीचे भेजना भेज। आंसर पॉजिटिव आया तो तू सही है, आंसर नेगेटिव आया तो तू सही से जस्ट अपोजिट है। मतलब ये नीचे नहीं ऊपर जा रहा होगा। गलत नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ क्योंकि आज के नंबर मिलते हैं स्कूल में। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। नेगेटिव आने का मतलब आंसर रॉन्ग नहीं है, नेगेटिव आने का मतलब आपने जिसको नीचे भेजा था वो नीचे जा ही नहीं रहा था, वो ऊपर जा रहा था, बस इतना ही होता है, पर नंबर पूरा मिल जाएगा।
ओके सर। ओके, बोलिए अनुराग जी। सर यहाँ पर जैसे आपने बोला अगर माइनस आया तो वहीं रख देने का, लेकिन सर लास्ट में स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है क्या कि द एक्चुअल डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द लिख दो तो बहुत अच्छा है, लिख दो तो बहुत अच्छा है। नहीं लिखो तो चांसेस कम है कि नंबर घटे, पर लिख दो तो एक एक्स्ट्रा इंप्रेशन क्रिएट होता है कि स्टूडेंट को एक्चुअली नेगेटिव साइन का मीनिंग पता है कि क्यों ये नेगेटिव आया। तो लिख दो तो बहुत अच्छी बात है। ओके। और सर एक और था कि सर यहाँ पर जैसे एक जगह टेंशन का फोर्स ज्यादा है, पर सर वहाँ टेंशन का फोर्स इसलिए ज्यादा है क्योंकि सर दूसरी जगह m1g sin 30 का फोर्स ज्यादा है, मतलब वो फोर्स ज्यादा है, तो सर अनुराग ये जो तू जो भी बोल रहा है ना, इससे तो खुद भी कंफ्यूज होगा और बाकियों को भी कर देगा। ऐसा नहीं देखने का है। पहली स्टेप, जितने फोर्सेस जहां पर लग रहे दिखाओ। फोर्सेस का कंसेप्ट एक ही है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स बड़ा होगा। ओके। तो इक्वेशन बनाते वक्त उतना ही याद रखना, ज्यादा सोचेगा कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैंने इसलिए बोला अगर ये नीचे जा रहा था तो मुझे पता है नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा, तभी ये नीचे जा सकता है। तो ये फोर्स बड़ा था, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। यहाँ पर ये ऊपर जा रहा था तो मैंने माना कि टेंशन बड़ा होगा इस वाले पार्ट से, तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। ओके, ठीक है। ज्यादा अपने आप को फॉल्स इंफॉर्मेशन मत देना, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट ज्यादा होगा। तो जितना मैंने बोला उतने पे फोकस कर। भव्य सर वो एक बार सर सेकंड इक्वेशन का एक बार बता सकते हो सर? वो मेरा बाहर चला गया था मैं। देखिए, वैसे बताना चाहिए नहीं, मैंने फर्स्ट बताया था तो सेकंड तो तुम्हारा काम था। फिर भी मैं अच्छा ये टेंशन एक फोर्स, m2 sin 60 एक दूसरा फोर्स, पूरा ब्लॉक ऊपर जा रहा है। तो मैंने बोला टेंशन वाला फोर्स हो गया बड़ा, माइनस नीचे वाला फोर्स हो गया छोटा। पर जब बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स करेंगे तो कुछ नेट फोर्स मिलना चाहिए ना। अब मैंने क्या किया, नेट फोर्स जो था उसको न्यूटन सेकंड लॉ से m2a लिख दिया, बिकॉज इसका मास था m2 और ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। एंड देन फिर सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन में वैल्यूज। t माइनस m2 का वैल्यू 30, g का वैल्यू 10, g का वैल्यू 10, साइन 60 का वैल्यू √3/2, m2 का वैल्यू 30a। 30 इंटू 10 300 डिवाइडेड बाई 2 150 √3 इज इक्वल टू 30a। 150 इंटू √3 260 मुझे पता है होता है, आप निकाल सकते हो, इज इक्वल टू 30a। टू इक्वेशन टू वेरिएबल, मैंने दोनों को ऐड कर दिया। टेंशन से टेंशन कैंसिल आउट हो गया। 250 माइनस 260 माइनस 10, 50a प्लस 30a 80a। तो a इज इक्वल टू आ गया 10/80 विच इज 0.12 नेगेटिव। नेगेटिव का रीजन मैं इतनी देर से वही बकबक कर रहा था। पुट द वैल्यू ऑफ a इन एनी ऑफ द इक्वेशन 1 and 2, you will get t। ठीक है, ये आपका काम है, वो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, जिसके डाउट हो गए हो प्लीज लोअर योर हैंड। बोलिए मृणाल। हो गया हो गया, ठीक है फिर मोक्ष। सर एक्चुअली 50 किलोग्राम और 30 किलोग्राम सर एक्चुअली में ऐसा ही होना चाहिए कि 50 किलोग्राम वाली साइड ज्यादा मतलब वो नीचे जानी चाहिए। क्यों? तो इंक्लिनेशन नहीं देखता? मुझे तो ये लगता है कि बहुत बार एक इतना स्लोप था, एक इतना सा स्लोप था। स्लोप भी तो मैटर करेगा उसके नीचे ले जाने के लिए, सिर्फ मास थोड़ी ना मैटर करेगा उसका। और सर मुझे एक चीज बतानी चाहिए सर, वो आपने पहले में हमने m1 जो 50 किलोग्राम वाला था तो m1g sin 30 माइनस t किया, तो सर उस सेकंड वाले में t माइनस m2g sin 60 क्यों किया? वैसे तो इतनी देर से मैं वही बता रहा हूँ मोक्ष कि नॉर्मल रिएक्शन ने कॉस कंपोनेंट को दोनों ही ब्लॉक में कैंसिल आउट कर दिया, तो बची कितनी फोर्सेस, टेंशन और साइन कंपोनेंट। अब मुझे अगर इक्वेशन बनानी है तो मैंने टग ऑफ वॉर क्यों समझाया कि अगर ये पूरा ब्लॉक नीचे जा रहा है और इस पे लग रही है दो फोर्सेस, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ,
तो फिर नीचे वाली फोर्स बड़ी होगी। अब अगर यही कंसेप्ट में यहां लगाता तो अगर ये नीचे जा रहा था तो ये ऊपर जा रहा था, अब ये ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली टी बड़ा होगा, इसलिए ये ऊपर जा रहा है। तो टी माइनस m2g sin 60 इज इक्वल टू नेट फोर्स, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स, क्योंकि नेट मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। गुड, चलिए तो ये फाइनली ये क्वेश्चन खत्म होता है हमारा। इसका वैल्यू a का रख के t निकाल लेना, भूल मत जाना, नंबर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में t भी बोला है। अब ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं। विश्वा को कुछ डाउट है? सर टी की वैल्यू अलग आ रही है। आनी चाहिए नहीं, तूने नेगेटिव रखा है। हेलो, यस विश्वा, नहीं आ रही टी की वैल्यू। ऐसा होगा तो नहीं, बट स्टिल मैं बोल रहा हूं, तूने ए का वैल्यू पॉजिटिव रखा है या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों रखा जब मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव है ही नहीं? नेगेटिव रखना पड़ेगा। अरे यार, ओके ओके ठीक है, अब कैलकुलेशन आपके ऊपर है, सबके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऊपर ही दिया हुआ है, उससे की जस्ट ऊपर वाला सभी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे उसका। ये वाला कंपैरेटिवली इजी होगा इससे। तो अब आपको फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट मैंने बता दिया, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स देखना है। डायग्राम को ढंग से देखना, नहीं तो दिखेगा नहीं। इस सबको उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। मेरा वेट मत करने लग जाना, सर आप ही कर दो। सीखना है तो खुद से करना पड़ेगा। तीनों ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। एक एक करके मुझे आप बताओगे, जिसको मैं बोलूंगा ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का बैकअप क्लास का टाइम टेबल मैं भिजवाने वाला हूं नेक्स्ट वीक से।
अब डेफिनेटली जो टाइमिंग्स होंगे वो किसी ना किसी के साथ क्लैश करेंगे, तो कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि बहुत जरूरत है क्लास की तो अटेंड करिए, अदरवाइज रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे ही आपके पास उसके। हर एक सेशन के 2 ऑल्टरनेट टाइमिंग विद प्री रिक्विजिट मैं पीडीएफ में डलवा दूंगा। मतलब सेशन के पहले आपको वीडियो लेक्चर देख के आना है तो आना है। 2 टाइमिंग्स मैंने रख दी है, इसके अलावा मैं कोई भी टाइम रखूंगा, किसी ना किसी को क्लैश होना ही वाला है। तो कंपलसरी नहीं होगा, वो आपके ऊपर होगा। अगर आप चाहते हो रिवीजन करना क्लास में तो ठीक है, और आपको लगता है कि नहीं यार ये तो इजी है, ये मैं खुद से भी कर लूंगी या कर लूंगा, या इसके वीडियो लेक्चर्स तो रिकॉर्डेड है ही, मैं वो देख लूंगी मेरे फ्री टाइम पर या देख लूंगा, तो वो भी चलेगा। कोई कंपलसरी नहीं है। ऐसा मत करने लग जाना कि सर ये तो मेरा क्लैश हो रहा है, ये हो रहा है, तो मैसेजेस करने लग जाओ। एक भी बार नहीं किया हो, एक भी बार, तो बात कर लेना मुझसे, लीना मैम से, बट बैकअप क्लास है, कंपलसरी नहीं होते। तो चैप्टर 3 आपने पढ़ लिया है, आपके ऊपर है। उसके बाद चैप्टर 4 का भी मैं रखूंगा, तो आपको उसके भी मिल जाएंगे टाइमिंग्स ग्रुप पर। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। विश्वा गोहिल। यस सर। विश्वा, मुझे फ्री बॉडी डायग्राम मतलब फोर्सेस बताइए फॉर ब्लॉक 1। 2 kg। मैं 2 के टर्म्स में बात नहीं करूंगा अपने ने, तो जैसे मैंने पिछले वाला क्वेश्चन में किया था M1G M2G, उसी के टर्म्स में बात करते हैं। ओके सर। M1G to M1G। ये तो फिक्स ही है ना कि ग्रेविटी की वजह से तो फोर्स हमेशा नीचे ही लगना है। ब्लॉक जा चाहे वहां चला जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेविटी तो अपना फोर्स नीचे ही लगा रही होती है। yes, अच्छा विश्वा, अगर ग्रेविटी इस पर फोर्स नीचे की तरफ लगा रही है तो डेफिनेटली ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ स्ट्रेच हो रही होगी इस फोर्स की वजह से, तो फिर टेंशन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। यस सर। यस। और कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये ब्लॉक? नॉर्मल फोर्स। कहां पर लगेगा, इस तरफ? नो, अपर साइड ही। नॉर्मल फोर्स विश्वा कब लगता है? जब 2 सरफेसेस कांटेक्ट में हो। अब मुझे ये बता, ये ब्लॉक अभी किसी से कांटेक्ट में है, किसी दूसरी सरफेस से? नो सर। तो देयर इज नो नॉर्मल रिएक्शन। जबरदस्ती हमेशा नहीं अपने डायग्राम में नॉर्मल रिएक्शन को लेके आना है। वो तभी आएगा जब एक सरफेस दूसरी सरफेस के कांटेक्ट में होती है। हाँ, अगर कोई बोलता कि इस ब्लॉक को मैं इस तरफ धक्का मार रहा हूं, मतलब चिपका दिया है इस बॉल से इस सरफेस से, तो मैं बोलता नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ लगता। बट अभी ये तो फ्रीली हैंग है, हवा में लटका दिया इसको फ्रीली, तो अभी नॉर्मल रिएक्शन नहीं आने वाला है। तो यही 2 फोर्सेस है जो लग रही है, और कोई थर्ड फोर्स नहीं है। ओके सर। गुड। बात करे जाए किससे, अब कोई नया ढूंढते हैं। नुपुर। हेलो सर। और M2। सर M2 ग्रेविटेशन सबसे पहले। यस, तो मतलब एक फोर्स तो नीचे लग रहा होगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी विच इज M2G। सर टेंशन ऊपर। ये भी क्लियर है, अगर ये फोर्स स्ट्रिंग को नीचे खींचना चाहती है तो टेंशन स्ट्रिंग में लग रहा होगा ऊपर की तरफ। और क्योंकि डायग्राम बना के दिया ही है क्वेश्चन में, तो आपको 2 फोर्सेस और दिए टेंशन के, इधर बोला है T2, इधर बोला है T1, दिया ऐसा क्वेश्चन में। अब देखिए इसका एक और कंसेप्ट में बताता हूं। कंसेप्ट नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा। अभी आप सभी को यह पता लग गया कि जब भी एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच किया जाता है तो स्ट्रेच के अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगता है। ये तब होगा जब कोई बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, जब मैं इस ब्लॉक की बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तो डेफिनेटली M3G नीचे लगेगा क्योंकि ग्रेविटी तो इधर भी है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। बट ना ये ब्लॉक नीचे जा रहा है ना ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, मतलब N ने M3G को बैलेंस आउट कर दिया है, ठीक है। तो इनका तो कोई रोल ही नहीं बचा। बट
चलो किससे पूछे? हर्ष चंदुरकर। हाय हर्ष। हर्ष, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो ये वाला ब्लॉक कहाँ जा रहा होगा? अरे हर्ष, तू फिर म्यूट करके बैठ गया। हर्ष, तुझे आवाज आ रही है मेरी? बात करनी पड़ेगी हर्ष मम्मी से। ऑलराइट, चलो बात करते। संजना, यस सर। ये वाला ब्लॉक कहाँ जाएगा? सर कहीं भी नहीं, इधर ही रहेगा। ये तीनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है संजना। तो जिस साइड फोर्स ज्यादा होगा। एग्जैक्टली वही पूछना मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो ऊपर वाला किधर जाएगा? M2G के साइड सर। मतलब राइट और लेफ्ट के टर्म्स में बता। मेरी साइड से राइट। तेरा मेरा राइट सेम ही है, तो ये वाला राइट साइड। ठीक है। ये मैंने बताओ क्यों पूछा? आपको लग रहा होगा सर कैसी क्वेश्चन पूछ रहे हो। हर साल स्टूडेंट को ये समझने में दिक्कत हो जाती है कि ये राइट क्यों जा रहा है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं राइट। अरे ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको नीचे खींचोगे तो सब एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो ये ऊपर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जाएगा, तो ये है बहुत ऑब्वियस सी चीज, बट उसके बाद भी स्टूडेंट को समझ नहीं आती। यस हर्ष, आपसे ही बात की थी मैंने। चलिए, जिसका म्यूट करके रखिएगा। हर्ष, फास्ट रिप्लाई देना होता है, स्लो रिप्लाई का मतलब क्या होता है? हम क्लास में बैठे नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन हमने ज्वाइन कर लिया है। अब आप कुछ भी बोले मुझे, वीडियो ऑन नहीं है तब तक मैं यही मानता हूं कि आप अगर टाइम पे जवाब नहीं दे रहे तो आप ध्यान नहीं दे रहे। क्या करें, ऑनलाइन के ये कांस्टेंट है हमारे साथ। ऑलराइट, चलिए सो इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाते क्या, बनवाओ। कौन बनवाएगा मुझसे? दीप। यस सर। दीप, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी ब्रांच नहीं लिखी हुई है, और मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था। यस सर, मैंने लिखी थी सर, लेकिन लाइक आई गॉट लाइक मेरा कोई बात, कनेक्शन। लिख के रखिएगा। दीप, मुझे फर्स्ट ब्लॉक के लिए इक्वेशन फॉर्म करके बताइए ना, क्या होगी इक्वेशन? यस सर। फर्स्ट ब्लॉक किधर जा रहा है? सर ऊपर। तो इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ M1G, कौन सा बड़ा यस हुआ? सर, टेंशन। सो अकॉर्डिंग टू आर कंसेप्ट जो हमने सीखा और जो Yes, sir. बेसिक कॉमन सेंस बताता है, अगर टी बड़ा हुआ तो टी, बताइए फॉर ब्लॉक 1 क्या होगा आगे का इक्वेशन? T minus M1G is equal to force. इज इक्वल टू नेट फोर्स। Yes, sir. और नेट फोर्स का वैल्यू M1A. वेरी गुड दी, M1A। M1 का वैल्यू क्वेश्चन में 2 दिया है क्या? ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। वेरी गुड दीप। सेकंड, देव पटेल। देव को आवाज आ रहा है? देव, तुम्हारी आवाज तो नहीं आ रही।
ठीक है देव, मैं जब कॉल करूंगा तब मुझे बताइएगा क्या इश्यूज है, माइक इश्यूज। इतने कितने माइक इश्यूज हो सकते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता कौन से सिस्टम पे तुम बैठे होते हो जिसके माइक इश्यूज आ जाते हैं। चलो हमारे कभी नहीं आया मोबाइल में माइक इश्यूज। आई अगेन रिपीट, बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल में क्या क्या कर रहे होते हैं आंसर ना देने के लिए, ये सब ट्रिक्स हमको वो बताते हैं, तो ये हमें पता लग जाती है माइक इश्यूज एंड ऑल दैट। ठीक है, रियल होगा तो पेरेंट्स भी जानते होंगे माइक इश्यूज। तो मानव, पेरेंट्स से इश्यू जानना चाहूंगा ये सब। तो बाकी सब बना के रखिए दोनों के इक्वेशन, जिससे पूछूं मैं। मानव मेहता, इतना टाइम नहीं माना हो गई। आनंदिता, यस सर। आनंदिता फॉर ब्लॉक 2 इक्वेशन क्या होगा? m2g minus t is equal to m2a। परफेक्ट, m2a। एक स्टेप हमने कम लिखा पर चल जाएगा। m2 का वैल्यू क्या है हमारा? 4। तो ये हो जाएगा 40 माइनस t इज इक्वल टू 4a। यस सर। दो इक्वेशन बन गए। वेरी गुड आनंदिता। ठीक, काव्या, काव्य। यस सर। ओके काव्या, सो इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या होगी? ये ब्लॉक 1 हो गया, ये ब्लॉक 2 हो गया, अब ब्लॉक 3। देखिए नॉर्मल रिएक्शन ने M3G को कैंसिल आउट कर दिया, तो ये भूल जाइएगा। अब सिर्फ दो फोर्सेस लग रहे हैं उस पे। कौन सा बड़ा लगता है? T2। कैसे पता लगा? सही है, T2 बड़ा है, पर कुछ तो सोचा हुआ ना, T2 क्यों बड़ा लगा, बस वो मैं आपके निकलवाना चाहता हूं आपसे। सही है गलत है जो भी है बोल देने का क्या है उसमें। मैं हर बार आंसर सही एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, मैं आंसर एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे कुछ तो मिले। काव्या, यस सर। क्यों T2 बड़ा लगा बता देना प्लीज। अरे काव्या, आजू बाजू वालों को रिप्लाई नहीं करने का, पहले मुझे कर। सच्ची में नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, T2 सही बता दिया वो, ठीक है ठीक है। जिनके हैंडरेज आए हैं मैं उनसे इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ बिकॉज आप मेरे रेगुलर कस्टमर्स हैं। आप हमेशा बताएंगे, बताते। मैं एक बार उनको ट्राई दे रहा हूँ, जो लोग वीडियो थोड़ा ऑफ करके बैठे। पार्श्व, सिर्फ चेक करने के लिए कि भाई यहाँ पे है भी कि नहीं। नहीं तो अमिता मैम को तो अभी तक आप जान चुके होंगे, एक कॉल तो उनकी साइड से बनता है, अगर नहीं आया है तो। पार्श्व पर एक हेलो हेलो सर। पार्श्व भाग के आया ना मेरी आवाज सुन के? नहीं था ना बैठा हुआ तो यहाँ पे। लैब तो गायब ही हो गया। ईशानी, यस सर। ईशानी इक्वेशन बता दो आप मुझे ब्लॉक 3 के लिए। एक सेकेंड। यस, हो गया, एक सेकंड।
बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स, ये दिमाग में रखना है। ओके सो दो ही फोर्सेस में बोल रहा हूँ काउंट करने, T1 T2, कौन सा बड़ा हुआ? सर T2 तो बड़ा फोर्स हो गया T2 माइनस M3, अच्छा T1 इज इक्वल टू T1। M3। इसको नहीं देखना, हर बार ये नहीं देखना क्योंकि इधर तो मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, हम्म आगे जा रहा है, मतलब बड़ा फोर्स हुआ T2 माइनस T1 इज इक्वल टू नेट फोर्स। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M3A और M3 का वैल्यू 8 दिया है, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 8 है। 8 है क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है सभी को? नाउ 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स। अब आपका मैथ्स चेक होगा कि आप ये कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ये आपका होमवर्क है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, एक को सब्स्टिट्यूट करो दूसरे में, तब थोड़ा एक मुझसे मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में दिखाएं, ये T1 है और ये T2 है। यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग का टेंशन सेम लिया गया है और यहाँ का पूरी, क्योंकि यहाँ पर हमने इस पुली को फ्रिक्शन लेस माना होता है, तो ये T1 T1 है, ये T2 T2 है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिर्फ हिंट दे रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट इक्वेशन से T1 का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना, T2 का वैल्यू निकाल के भी इसमें पुट कर देना, इक्वेशन नंबर 3 में A मिल जाएगा। एक बार A मिल गया तो अपने आप 2 और मिल जाएंगे। तो इतना सिर्फ हिंट दिया है, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर T1 एंड T2 इन इक्वेशन नंबर 3। डन? ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए टाइम बचा नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए मैं दे सकता हूं कि इतना तो करके रखो, स्टार्ट हो जाओ अभी। यहां से T1 का वैल्यू T2 का वैल्यू निकालो और इक्वेशन नंबर 3 में ले जाके सब्स्टिट्यूट कर दो। मिहिर को कुछ डाउट है क्या? यस उदय, वेट कर। सर ये T2 मतलब वो जो T2 वो इक्वल कैसे हुआ? वो जो स्ट्रिंग सेम ही है, इसको भूल जा। अगर मैं बोल रहा हूँ बीच में कुछ लगा ही ना हो तो एक ही स्ट्रिंग है। यस सर। तो जो टेंशन इधर लग रहा होगा वही टेंशन इधर भी लग रहा होगा। ये चेंज हो सकता है बट वो तुम्हारे एडवांस और मेंस में होगा, बोर्ड्स में नहीं होने वाला। जब वो इस पुली का भी फ्रिक्शन कंसिडर करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं। अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम है, मैंने खुद ने नहीं लिया है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। पर सर वैसे तो इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो T1 का भी फोर्स लगेगा ना सर पर। तो इधर भी तो M2G का लगेगा। क्वेश्चन में होगा या नहीं होगा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली तो ये फ्रिक्शन, ये मासेस, सॉरी ये स्ट्रिंग के अपने मासेस होंगे। यहाँ पर ये जो पुली लगी हुई है इसका फ्रिक्शन होगा, तो यहाँ पर एक और फोर्स आ जाएगा। इन सब को हमने नेग्लेक्ट कर दिया होता है, हम आइडियल सिनेरियो कंसीडर करते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो तू जो बोल रहा है वो हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, बट उन्होंने बोला है इस क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए कि इस साइड की स्ट्रिंग का टेंशन सेम है और इस साइड की स्ट्रिंग का टेंशन सेम है। ओके सर। ओके रोनाल, सर रोनाल का नेट तो सही नहीं चल रहा है। अरे सर वो लास्ट आंसर देने के लिए किया था। ठीक है। अनुराग नेट से परेशान है। अनुराग सर आप फिर से समझा सकते हो सर? ये ए वाला नहीं सर, आपने बोला था कि 50G लिखा है तो हमको उसको 50 ग्राम नहीं समझना है, कुछ और समझना है, तो सर वो फिर से समझा सकते हो? अनुराग वो 50 मतलब मास का वैल्यू था। अच्छा, तो सर वहाँ G क्या था? ये वाला G क्या है? ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ तो बस 50G वो बन जाएगा फोर्स, मास इनटू G, मास इनटू G। बट स्टूडेंट इंटरप्रेट कर लेते 50 ग्राम्स, विच इज रॉन्ग, बिकॉज कभी हम मासेस को नहीं, हम यहाँ पे ये जो जितने भी एरो में बता रहे हो वो सब किसके? फोर्सेस के। हम हमारे डायग्राम में फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर 50G लिखा है तो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अगर ये फोर्स है तो G यहाँ पे ग्राफ नहीं होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, तभी मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स बनेगा। ओके सर। ओके सर। ऑलराइट, सो बधाई हो जिसके आंसर आ गए, जिन्होंने मुझे भेज भी दिए।
वेरी गुड। यस उदय। सर आ गए, ऐसा ही कहना था। अच्छा अच्छा, गुड, वेरी गुड। कश्वी, अच्छा आ गया, गुड गुड। ऑलराइट, सो ये करिएगा मैथ से। इसके बाद फिजिक्स मैंने खत्म कर दिया है और मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि इसको इसमें रखोगे तो आपको ए मिल जाएगा। जैसे ही ए मिलेगा आप T1 T2 भी फाइंड कर पाएंगे, फिर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल ही हो जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अपना ये वाला पार्ट करके रखिएगा, आगे का सेशन कंप्लीट। और ये 2 क्वेश्चन को वापस से करके देखिएगा खुद से कि आप खुद कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। एंड देन अगर नहीं आया तो रिकॉर्डेड वीडियो वापस से रेफर करना। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन फिर जल्दी जल्दी अब खत्म हो सकते हैं, इसमें टाइम लगता है इसलिए मैंने पहले करवा दिया। ओके, ऑलराइट, सो बाय बाय एवरीवन। थैंक यू उदय, थैंक यू।